नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। चैनल पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून शहर की आबादी करीब 6 लाख थी, लेकिन अब आबादी करीब 20 लाख हो गई। लिहाजा शहर के लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। सरकार प्लान के तहत एलिवेटेड रोड पर काम कर रही है और दावा है कि इससे जाम से मुक्ति मिलेगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में साल दर साल जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को अब कई तरह की परेशानियां भी हो गई हैं। आए दिन घंटों लोग ट्रैफिक जाम में फंसते हैं। समस्या को दूर करने के लिए सरकार रिस्पना और बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड बनाने का काम कर रही है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एलिवेटेड रोड से जुड़ी भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद अपने मेहमानों के साथ इसी बात को आज चर्चा में लेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर काम तेज कर दिया गया है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर देहरादून के जिलाधिकारी गंभीर हैं। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द लैंड बैंक की जानकारी मांगी है, ताकि यह पता चल सके सरकार के पास कितनी जमीनें हैं और कितना जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, इस पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी हमारा काम शुरू होगा और एलिवेटेड रोड जब बनेगी तो मुझे लगता है कि शहर भर के अंदर जो ट्रैफिक की जो परेशानियां बनी रहती थी उससे निजात मिलने का काम होगा और एक बहुत सुंदर देहरादून बनेगा। दरअसल देहरादून में तेजी से बढ़ती गाड़ियों की संख्या में आबादी की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लिहाजा रिस्पना नदी पर एलिवेटेड रोड विधानसभा के पास रिस्पना पुल से शुरू होकर राजपुर रोड से सटे नागल पुल तक बनाने की तैयारी है, जिसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। जबकि बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड पटेल नगर क्षेत्र में लालपुर से शुरू होकर न्यू कैंट रोड से हाथी बड़कला जंक्शन तक बनेगी, जिसकी लंबाई 15 किलोमीटर है। क्या पैसा भी रिलीज हो गया है और बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों के ऊपर सरकार काम करे। केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी, तमाम कर्मचारी लगे हैं क्योंकि और रिस्पना पर हमारा एलिवेटेड रोड बनना है। 11 किलोमीटर है, एक 14 किलोमीटर है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका काम भी शुरू होगा और एलिवेटेड रोड जनता को समर्पित होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर दोनों नदियों पर एलिवेटेड रोड का निर्माण होता है तो जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। लेकिन सवाल है कि क्या यह सब इतना आसान है? ऐसा इसलिए क्योंकि एलिवेटेड रोड की चर्चा तो वर्षों से हो रही है। रिस्पना एलिवेटेड कॉरिडोर की कुल 44.6421 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है, जिसमें सरकारी भूमि 43.5427 हेक्टेयर और निजी भूमि 1.099 है। और इसमें 1120 संरचनाएं प्रभावित हो रही हैं, जिनमें स्थायी 771 और अस्थायी 349 है। एलिवेटेड रोड का सपना पिछले 8 सालों से ये सरकार जनता को दिखा रही है। शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर पहले ही 1650 करोड़ रुपया किस नाली में बह गया है जनता खोज रही, लेकिन वो कहीं ढूंढ करके भी नहीं मिल रहा। शहर जो है उल्टा जो है, आप शहर के बाहरी क्षेत्रों में जाइए, सड़कों की दुर्दशा है, नालियाँ नहीं हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, पार्क नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हालात खराब हैं। इसी तरह बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 43.9151 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, जिनमें सरकारी भूमि 26.1926 और निजी भूमि 17.7225 हेक्टेयर है। प्रभावित वन भूमि 2.25 हेक्टेयर और कुल 1494 संरचनाएं प्रभावित हो रही हैं, जिनमें स्थायी संरचनाएं 934 प्रभावित हैं, जबकि अस्थायी 560 है। जाहिर है दोनों प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हजारों भवनों को हटाना होगा। बड़ी समस्या यह भी है कि दोनों नदियों के किनारे वर्षों से हजारों की संख्या में अतिक्रमण है, जिसे लेकर समय पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन फिर कुछ समय में कब्जा हो जाता है। एलिवेटेड रोड अगर बनता है तो अच्छी बात है, और शहर को अगर जाम से मुक्ति मिलती है तो कौन नहीं चाहेगा, लेकिन उसके लिए सरकार को व्यापक तैयारी कर, जो लोग वहां पर बसे हुए हैं उनको जबरन नहीं हटाया जाना चाहिए। पहले उनके पुनर्वास की योजना बननी चाहिए। सभी को विश्वास में लेकर के अगर कोई योजना आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर वो सफल भी होती है और शहर के लिए लाभकारी भी होती है। लेकिन यहाँ तो केवल बातें हो रही हैं, सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वो सपने सच होते हुए आज तक तो राजधानी देहरादून की जनता ने देखे नहीं है। देखते हैं ये एलिवेटेड रोड का झुंझुना कब तक बजता है और कब ये साकार होता है। एक अनुमान के मुताबिक देहरादून की कुल आबादी 20 लाख है और आरटीओ में पंजीकृत गाड़ियों की संख्या 10 लाख से ज्यादा।
राज्य में डीजीपी दीपम सेठ भी मानते हैं इस बात को कि शहर में ट्रैफिक समस्या है, जिसके लिए किसी एक विभाग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। वे कहते हैं, देहरादून शहर में एक सर्वे के अनुसार सड़कों की क्षमता 40 से 42 हजार वाहनों की है, लेकिन मौजूदा वक्त में 1.5 लाख गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। लेकिन पुलिस भी प्लानिंग पर काम कर रही है ताकि किसी को दिक्कतें न हो। ट्रैफिक फ्लो है लगभग, अगर हम देहरादून की ही बात करें तो यहाँ के एक सर्वे के अनुसार यहाँ का जो क्षमता है, यहाँ के सड़कों की वाहनों की जो संख्या है वो करीब 40 से 42 हज़ार है, जबकि औसत इसके 4 गुना 1,60,000 62,000 वाहन जो है पीक डेज पे या जो बिजी डेज हैं उन पे हो जाते हैं। तो एकाएक 4 गुना इंक्रीज़ को अब्जॉर्ब करना, उसको यातायात को चलाए रखना, इसके लिए कई स्तर पे प्लानिंग की गई है। जो यातायात डाइवर्जन प्लान्स हैं उसमें भी अब पहले एक प्लान था, प्लान बी और प्लान सी भी इसमें बनाया गया है। और जहाँ पर जो हमारे बॉटलनेक्स आ रहे हैं, कहाँ से हम इसको डाइवर्ट कर सकते हैं, उस योजना को अब हम आगे आने वाले दिनों में, जो यही चीज़ हल्द्वानी से कैंची धाम और नैनीताल के रूट के लिए भी आज इस पर विचार विमर्श हुआ, रणनीति बनाई गई है और उसको पायलट की तरह आने वाले वीकेंड्स पे उसको और रिफाइन किया जाएगा और उसमें लगातार जो हमें इनपुट्स मिलते रहेंगे उसके साथ हम लोग उसको और बेहतर बनाते हैं। देहरादून शहर को 100 स्मार्ट शहरों में शामिल किया गया था, जिसके तहत 1200 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च भी किया गया, लेकिन शहर की क्या तस्वीर बदली वो आज भी सवाल है। इधर देहरादून के मेयर साहब कह रहे हैं कि 5 करोड़ की लागत से निगम शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और इसके लिए पार्षदों से उनके क्षेत्र की जानकारी मांगी गई है। साथ ही खुले में कूड़ा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सीसीटीवी कैमरा जो है वो हमारे संकल्प पत्र में भी हमने इस विषय में कहा था चुनाव लड़ने से पहले, और अपने बोर्ड बैठक में मेयर निधि से, मेयर कोटे से, जो मेयर कोटा होता है उसके माध्यम से हम पूरे देहरादून शहर के अंदर और 5 करोड़ रुपए के सीसीटीवी कैमरे हम लगाने का हमने प्रस्ताव पास किया है, जो कि समस्त पार्षद गणों से मांग रहे हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कहीं अंधेरे कोई गली है तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी लगाएंगे, साथ साथ सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित पूरे देहरादून को करेंगे। जहाँ पे हमारी जो बालिका इंटर कॉलेज है और वहाँ पे छेड़खानी की घटना ना हो तो वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरे हम लोग लगाने वाले हैं। जहाँ पे लोग कूड़ा डालते हैं उन जगहों पे भी हम सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले हैं। और जिन जगह पे हमारे देखते हैं कि हमारे युवा कुछ नशे का सेवन जिन स्थानों पे, वो कुछ ऐसे अड्डे भी बन गए हैं उन स्थानों पे, तो वहाँ पे भी हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगा के ऐसे लोगों को जो है वहाँ पे उनको चिन्हीकरण भी होगा। और साथ साथ उनके लिए हमने आगे भी विशेष प्रकार की कार्यवाही सोची है कि कुछ स्क्रीन बड़े बड़े लगा के ऐसे लोग जो कूड़ा डाल रहे हैं और गलत कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा, इस स्क्रीन पे उनकी वीडियो चलाकर। इधर निगम प्रशासन शहर में अतिक्रमण पर कार्रवाई की बात तो कर रहा है, फिर भी शहर में जाम की समस्या जारी है। एलिवेटेड रोड बनकर कब तैयार होगी ये तो सरकार जानती है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात कि ऑटो और टोटो वालों की मनमानी की वजह से सबसे ज्यादा ट्रैफिक समस्या उत्पन्न होती है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। कार्रवाई के नाम पर कभी कभी चालान किए जाते हैं जो काफी नहीं है। समझ से परे यह भी है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर 1000 करोड़ खर्च करने के बाद भी शहर की तस्वीर कितनी बदली है। सच्चाई तो यह है कि शहर के कई इलाकों में सिर्फ नाम के ही सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें लगी हैं। सड़क किनारे बने फुटपाथों पर दुकानों का कब्जा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको बताया, अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। देहरादून में एलिवेटेड रोड की चर्चाएं तेज हैं। 2 परियोजनाएं हैं। सीएम धामी के आदेश पर जिलाधिकारी भी इस बात को लेकर गंभीर हैं, क्योंकि अब लैंड बैंक की बात की गई है कि डीएम ने ये आदेश दिए हैं कि बहुत जल्द लैंड बैंक प्रस्तुत किया जाए, इसके आदेश दिए गए हैं। एलिवेटेड रोड बनने से जाम से मुक्ति मिल जाएगी, ये पूरी तरीके से माना जा रहा है। रिस्पना की अगर बात करें तो 11 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड यहाँ पर प्रस्तावित है, जो रिस्पना पुल के पास से शुरू होगी। बिंदाल पर 15 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है, जो बिंदाल से शुरू होगी। रिस्पना एलिवेटेड कॉरिडोर में जो 44.64 हेक्टेयर से ज़्यादा की इसमें भूमि आएगी। इसी तरीके सरकारी भूमि है और जो संरचनाएं हैं वो भी काफ़ी प्रभावित होंगी, जिसके लिए रिस्पना की बात करें तो 1120 संरचनाएं प्रभावित होंगी। बिंदाल एलिवेटेड की अगर बात करें तो यहाँ पर ये 15 किलोमीटर
की एलिवेटेड है, जबकि रिस्पना की 11 किलोमीटर की है। और जो 15 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड है उसमें करीब 1500 संरचनाएं हैं जो प्रभावित होंगी। ऐसे में जो लैंड बैंक जारी करने के जो निर्देश जिलाधिकारी की ओर से दिए गए हैं वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो सर्वे है उसका फिजिबिलिटी सर्वे हो चुका है, लेकिन अब किस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये माना जा रहा है कि एलिवेटेड रोड से देहरादून में जाम से मुक्ति मिल जाएगी। तो क्वेश्चन आवर में आपने रिपोर्ट देखी, इसके बाद हमने ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बताया कि अगर एलिवेटेड रोड बनती हैं देहरादून में, एक जो रिस्पना नदी और बिंदाल नदी पर प्रस्तावित हैं, तो इससे शहर में जाम से मुक्ति मिल जाएगी। और डीएम ने लैंड बैंक प्रस्तुत करने के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन इस पर भी विपक्ष कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। उसका कहना यह है कि इससे पहले देहरादून में स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई, जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन क्या बदला। और जिस एलिवेटेड की बात की जा रही है कई वर्षों से की जा रही है, यहाँ पर हम सब जानते हैं, लेकिन अब इस पर तेजी से काम हो रहा है, इस बात को मानना है। चर्चा करते हैं कि इससे कितनी सूरत बदलेगी शहर की। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभा बंदोनी जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ आशीष सैनी जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आशीष सैनी जी, आपका बहुत स्वागत है। उत्तराखंड क्रांति दल से दीपक रावत जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। हरीश मैखुड़ जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है। प्रभा जी, 2 एलिवेटेड रोडें जिन पर बात की जा रही थी, लैंड बैंक प्रस्तुत करने के आदेश हो गए, एलिवेटेड रोड बनने से जाम से मुक्ति मिलेगी, ये माना जा रहा है। कब तक इस पर काम आगे बढ़ पाएगा? अभी तक इसको लेकर क्या कुछ काम हुआ है और क्या जानकारियां हैं? सरकार क्या चाहती है कि कितनी जल्दी इस पर काम किया जा सके? देखिए रवि जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार ये जो एलिवेटेड रोड है रिस्पना और बिंदाल वाला, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी है। और जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि इन दोनों ही बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर वो जिस प्रकार अब गंभीर हमें मतलब मैं कहूँगी कितनी बैठकों का दौर जारी है और उन्होंने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो प्रोजेक्ट्स है इनको धरातल पर लाया जाए। क्योंकि हम ठीक है, जाम की स्थिति तो देहरादून में है ही, और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि जो जनसंख्या का दबाव है वो भी हमारी राजधानी होने के नाते यहाँ पर निश्चित तौर पर है। तो अब ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मैं ये कहूंगी कि प्राथमिकी है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। तो अगर हमने देखिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार जिलाधिकारी जो समीन बंसल जी हैं उनके साथ और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें ली हैं, उसी का नतीजा आज ये है कि जो हमारे जिले के अधिकारी हैं उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। और उन्होंने निर्देश ये दिए हैं कि जो हमारे जिले के एसडीएम हैं और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी अधिकारी हैं, विभाग हैं, कर्मचारी हैं, उन सबको कलेक्ट्रेट ऑफिस में ही बैठ के काम करना पड़ेगा। एक साथ एक ही छत के नीचे सब लोग बैठेंगे, जिससे कि जब फाइलों का आदान प्रदान होता है एक विभाग से दूसरे विभाग में वो जाती हैं, तो उसमें देरी ना हो और तुरंत इस प्रोजेक्ट को धरातल पर लाया जाए। और उन्होंने ये भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जब ये एलिवेटेड रोड बनेगा तो उसमें कुछ जमीन तो मैं आपको बताना चाहूंगी रवि जी की ऑलरेडी सरकार की है, तो वहां पर हमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन जो भूमि है जो एक्वायर की जाएगी, वहां पर भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी उस भूमि को भी देखा जाए, वो कौन सा जमीन है, कहां से उसको लेना पड़ेगा, किस प्रकार ये एलिवेटेड रोड आगे की। इसके तहत उन्होंने मैं कहूंगी कि नगर निगम और एमडीडीए को भी निर्देश दे दिए हैं कि वो इसकी रूपरेखा तैयार करें और इसका जो भी रोड मैप है उसको तुरंत धरातल पर लाने की मतलब जितनी भी जानकारियां हैं उसको संज्ञान में ले। लेकिन इसके साथ उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उन्होंने इसकी समय सीमा तय कर दी गई है। उन्होंने नगर निगम और एमडीडीए को सख्त निर्देश दिए हैं कि 3 दिन के अंदर ये रोड मैप तैयार हो जाना चाहिए। जो हम कह रहे हैं कि लैंड बैंक का रोड मैप है उसको तैयार किया जाए। और जिस प्रकार हम विगत दिनों से देख रहे हैं कि जो हमारे माननीय डीएम जी जिस प्रकार वो काम कर रही है, जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पर लाने के लिए उनकी हमने कार्यशैली देखी है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य में हो, या अभी जो 4 धाम यात्रा हमारी शुरू हुई है, इसमें भी हमने नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर हम आए हैं जिससे कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो हमने देखा है कि हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें बहुत जल्दी ही तय समय सीमा मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये जितनी भी 2 प्रोजेक्ट्स हमारे ये शुरू होने वाले हैं और मुझे तो ये लगता है कि 15 दिन के अंदर अंदर लैंड जितनी भी समस्याएं जमीन से रिलेटेड हो या फिर नदी का हमें देखना हो, वहां पर एक और समस्या ये आ रही थी कि जो नदी में जितनी भी हाई टेंशन लाइंस हैं, बिजली की लाइन है या सीवर लाइन है, उनको भी साइड लाइन करना था। तो उन्होंने सारे विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि इसकी तय समय सीमा दे दी जाए और इसमें जो भी परेशानियां आ रही हैं तुरंत मेरे ही ऑफिस में
में बैठकर, कोई किसी और विभाग में नहीं जाएगा, यही एक छत के नीचे बैठ के सभी लोग मिलकर काम करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ही इस दिशा में कोई कठोर कदम उठाया जाएगा और जल्दी ही यह काम धरातल पर आने वाला है। ठीक है, अब कांग्रेस का पक्ष ले लेते हैं। आशीष सहनी जी, 2 एलिवेटेड रोडें प्रस्तावित हैं देहरादून शहर के लिए और इससे माना जा रहा है कि अगर ये एलिवेटेड रोडें बन जाती हैं तो जाम से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि हमारा दिल्ली देहरादून का जो सफ़र जो सरकार कह रही है कि 2.5 घंटे में हो जाएगा, तो इस 2.5 घंटे में तो यहाँ पर ये तय है कि बहुत ज़्यादा भीड़ शहर के अंदर दबाव बढ़ेगा। एलिवेटेड रोडें रहेंगी, जिनको मसूरी निकलना है, शहर के अंदर काम नहीं है, सीधे आगे जाना है, तो उनके लिए बहुत सहूलियत रहेगी। कांग्रेस का क्या पक्ष है इस पर, जो अभी तक सरकार बात कर रही है? देखिए, अगर सरकार ने कोई योजना बनाई है और ये जो एलिवेटेड रोड का प्लान बनाया है, बिल्कुल ठीक बनाया है, हम इनके प्लान के साथ हैं। ये बहुत बड़े तरीके से, ईमानदारी से, अच्छे ढंग से काम करें तो निश्चित रूप से हम सरकार की प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, साथ लगेंगे। लेकिन प्रभा जी ने भी अपने वक्तव्य के दौरान 11 बार सख्त शब्द का इस्तेमाल किया कि मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए, सबने सबको सख्त कहा, तो उस पर कहीं ना डाउट लगता है कि सख्त इसलिए आप एक बहुत बढ़िया एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। बगल में हमारे पास उदाहरण है जहाँ मोहन से लेकर आशा रोडी तक एक बड़ा सुंदर एक्सप्रेसवे एलिवेटेड नदी के अंदर बनाया गया है। तो बहुत अच्छी चीजें हमारे सामने, तो हम उनके उदाहरणों को लेकर एक बढ़िया प्रोजेक्ट बनाए और बढ़िया जनता को देने का काम करें। दूसरा इसमें एक्सपेंशन की इसमें बहुत जरूरत है। आपने कहा कि दिल्ली से देहरादून अगर 2.5 घंटे में आ रहे हैं और ऐसा प्रस्ताव और सड़क तैयार हो गई है, तो अब जरूरत है कि देहरादून से मसूरी जाने के लिए उसी यात्री को 3 घंटे ना लगे, वो यात्री आधे घंटे में, पौने घंटे में पहुंच जाए मसूरी मार्ग तक। तो इसके लिए जो भी आवश्यकताएं या एलिवेटेड हाईवे बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमें देहरादून में या इधर कोई निर्माण करने के लिए फॉरेस्ट से भी अनुमति लेनी पड़ती है और अनेक विभागों से लेनी पड़ती है। तो वो सारी अनुमति लेकर जल्दी से जल्दी काम हो और हम उनके साथ खड़े होंगे। काम में भ्रष्टाचार ना हो, सुंदर काम हो, बढ़िया हो, विपक्ष आपके साथ खड़ा है। और आप इसको ही नहीं, और भी 3-4 जो निर्माण कार्य होता है वो करें। कम से कम इतने लंबे समय से 2017 से सरकारें चलती आ रही हैं, पहली बार कोई अच्छा काम इनकी सरकारों में देखने के लिए मिला, तो हम पूरा साथ देंगे। ठीक है, दीपक रावत जी, उत्तराखंड क्रांति दल का क्या पक्ष है एलिवेटेड रोड को लेकर और जिस तरीके से सरकार तेजी से इस पर आगे काम कर रहा है? देखिए, सरकार की मंशा पे प्रश्न इस समय करना, जबकि अभी शुरुआती दौर पे ही एलिवेटेड रोड का प्रोजेक्ट अभी डीपीआर बन रही है, शुरुआती दौर चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो आपने क्लिपिंग दिखाई, उसमें इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि काम शुरू हो चुका है। अब समझ में नहीं आ रहा काम कौन सा शुरू हुआ है, फाइलों का काम शुरू होना की वो चर्चा कर रहे थे या ग्राउंड में जो काम है वो शुरू हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से ये अच्छा है कि जितना जो बोझ गाड़ियों का, लगातार वाहनों का पड़ रहा है रोडों के ऊपर, और ट्रैफिक की समस्या एक आम समस्या बन चुकी है देहरादून की, राजधानी की, उत्तराखंड की, तो कहीं ना कहीं पर इसमें थोड़ी बहुत निजात जरूर मिलेगी यदि ये प्रोजेक्ट समय पे पूरे हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न वहां उठता है कि प्रोजेक्ट समय पे पूरे होंगे या नहीं होंगे। मैं बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि इनका इतिहास देखिए आप, 2016-17 से स्मार्ट सिटी बन रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी बन गई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रिपोर्टर हैं, क्या स्मार्ट सिटी बन चुकी है? क्या स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जितने भी प्रोजेक्ट थे वो फाइनलाइज हो चुके हैं? प्रभा जी ने खुद कहा ग्रीन बिल्डिंग का, आपको मैं जानकारी दे दूं, 16-17 में जब प्रोजेक्ट बना स्मार्ट सिटी का, 210 करोड़ में वो बिल्डिंग बननी थी, उसी में प्रस्तावित है वो 210 करोड़ में। आज आप उसकी लागत देखेंगे 800 करोड़ से ऊपर पहुंचने वाली है। 2016-17 से अब 2025 तक अब तक नहीं बनी हुई है। अगर आप देखेंगे उस ग्रीन बिल्डिंग में, आप जाके देखिएगा, नीचे से उठा के ला रहे हैं, अभी वो जहां जो जमीनी स्तर है वहां तक उसकी बिल्डिंग उठ के नहीं आई है। तो आप देखिए प्रोजेक्ट किस गति से चल रहे हैं इस प्रदेश में। और अगर स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने अभी क्लिपिंग चलाई, हमारे मेयर साहब कह रहे थे कि मैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत वो यहाँ पर वो कैमरे लगेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। 5 करोड़ के। तो ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत क्यों नहीं लगे? ये स्मार्ट सिटी के अंतर क्यों नहीं लगे? एक और प्रोजेक्ट था कि जितनी भी लाइनें थी टायरों की, जिसके बारे में प्रभा जी कह रही थी, उन सबको अंडरग्राउंड होना था। क्या अंडरग्राउंड हो गई है? ये मैं जो प्रोजेक्ट लिखे हुए हैं, जो प्रोजेक्ट होने चाहिए थे, रोडों का सीवर जो थी, सीवर लाइन बिछ जानी चाहिए थी, सीवर लाइन अभी बिछ रही है। 2016-17 का प्रोजेक्ट चल रहा है और ये तो बिल्कुल ऐसा चल रहा है जैसे कि
पंचवर्षीय योजना नहीं, 10 वर्षीय योजना चल रही है, 20 वर्ष का प्रोग्राम चल रहा है स्मार्ट सिटी का। इससे पूर्व मैं आपको बार बार आपके चैनल में बोल चुका हूं, बहुत छोटा राज्य है देहरादून, बहुत छोटा है, पर स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। इससे पहले इंदौर बन चुका है, वाराणसी बन चुका है, चेन्नई बन चुका है, तमाम शहर स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, उन्होंने अपने आप को स्मार्ट बना दिया है। मैं पूछना चाहता हूं क्या कारण है कि एक छोटे से राज्य में, एक छोटी सी राजधानी के एक छोटे से क्षेत्र को आपको स्मार्ट करने में दिक्कत आ रही है, स्मार्ट बनाने में दिक्कत आ रही है, लगातार प्रोजेक्ट डिले पे डिले चल रहे हैं। ठीक है, एलिवेटेड पे क्या है आपका कहना? बिल्कुल, एलिवेटेड एक अच्छा प्रोजेक्ट है, हम लगातार अखबारों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं, पर एलिवेटेड में जब ये प्रयास करेंगे, जो अधिग्रहण करेंगे, तो उनके दोनों तरफ, जो नदियों के दोनों तरफ जो कॉलोनियां बसी हुई हैं, अवैध जो कॉलोनियां बसी हुई हैं, इसका विवाद भी सामने आएगा। वो किस प्रकार से निपटारा करेंगी, सरकार किस तरह से उनको कहीं विस्थापन करेगी, ये विषय जरूर उसमें पटल में आएगा जब एलिवेटेड रोड वहां बनेगी दोनों ही नदियों में। आप दोनों ही नदियों में जाइएगा तो दोनों तरफ अवैध बस्तियां बसी हुई हैं और सालों से बसी हुई हैं, लेकिन अब जब पुनर्वास की बात आएगी तो कहीं ना कहीं पर यह विषय भी खुल के आएगा। और कहीं ना कहीं पर हम तो चाहेंगे कि सरकार जितनी जल्दी हो सके, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रही थी कि बहुत जल्दी एक समय सीमा के अंतर्गत ये सारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। कौन नहीं चाहेगा कि प्रोजेक्ट सरकार पूरे ना करे, क्योंकि इसका लाभ जो है यहाँ के लोगों को मिलेगा। लेकिन जो प्राय देखा गया है, जिस प्रकार के प्रोजेक्ट में डिले पे डिले होते गए हैं, मैंने आपको उदाहरण दे दिया स्मार्ट सिटी का, उससे लगता है कि हाँ अभी शुरुआती दौर में और बहुत दिल्ली अभी दूर है, कार्य अगर समय पे हो जाए तो निश्चित रूप से स्वागत उत्तराखंड क्रांति दल करेगा। ठीक है, हरीश माथुर जी से समझ लेते हैं। सर, किस तरीके का एक यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा अगर एलिवेटेड रोड बनती हैं? विपक्ष कह रहा है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट प्रस्तावित है शहर के लिए, जिसकी आवश्यकता आज है, लेकिन समय के साथ अगर ये चीज़ें हो जाएं तो ठीक है, बहुत लंबी न चलती रहें और बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि आवश्यकता है, क्योंकि दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे हमारा बन गया है जो दिल्ली देहरादून का है, तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं और किस तरीके से इस पर काम भी होना चाहिए? मैखुरी जी। रवि जी, ऐसा है कि जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि ये काम जल्दी हो जाए और अच्छा हो जाए और अच्छा काम किया, बिल्कुल मैं उनकी बात में अपनी मतलब मेरी भी सहमति उसी तरह की है। जी जी। सड़कें जो है ना वो कम पड़ गई हैं। अब वो जमाने तो रही नहीं है कि जब हमारी 8 फीट 10 फीट की सड़कें पर्याप्त होती थी, गाड़ियां होती ही नहीं थी। अब तो हर परिवार में 2-2 3-3 गाड़ियां हैं जी। तो भले लोग कह रहे हो गरीबी है, बेरोजगारी है, लेकिन 3 गाड़ियां कहाँ से आ रही है? 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का मोबाइल हर हाथ में है, मजदूर के हाथ में है, तो कहाँ से आ रहा? तो इसका मतलब हुआ कि लोगों में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, संपन्नता आ रही है। गाड़ियों के लोन भी बढ़े हैं, गाड़ियां भी आ रही हैं सड़कों पे, एक से एक ब्रांडेड कारें आ रही हैं, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां, वो जो है 3-3 4-4 महीने की बुकिंग पर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सड़कें चौड़ी चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। तो इसको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी संपन्न कराया जाए। तो हमारा तो सरकार से यही अपेक्षा है कि जितनी डिले होगा उतना आपको जो है ये अतिक्रमणकारी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जिनकी चिंता में हमारा विपक्ष जो है वो बेचारा दुबला हुआ जाता है, हमारे न्यायालय बड़े दुबले रहते हैं इन अतिक्रमणकारी बांग्लादेशी, रोहिंग्या आतंकवादियों के लिए। उनके लिए बड़ी चिंता है, कहाँ बसेंगे? अरे कहाँ बसेंगे? पूरे शहर को मलिन बस्ती तुमने बना दिया है। लोग जो है मतलब 50-50 हजार रुपया गज जमीन खरीद रहे हैं, तुम सरकार की सारी जमीन कब्जाओ, कल को जो है वोटों के भिखारी उनके साथ खड़े हो जाते हैं, सरकार से कहते हैं जल्दी बनाओ। यहाँ कह रहे हैं जल्दी बनाओ, वहाँ ये वोटों के भिखारी उनके साथ खड़े हो जाते हैं, रोहिंग्या अतिक्रमणकारी, बांग्लादेशी अतिक्रमणकारियों के साथ में। तो कहाँ से होगा प्रोजेक्ट जल्दी? तो यदि ये मतलब इस तरह के दोगले लोग ना हो जो सरकार से बोले कि काम ही नहीं हो रहा है, वहां करने ना दें, तो ये प्रोजेक्ट जल्दी हो सकते हैं। सरकार की जितनी एजेंसियां बिना लेट किए सीधे लगाए बुलडोजर और करे काम शुरू। 1 रुपया इनको मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं अतिक्रमणकारियों को। 1 रुपया क्योंकि इन्होंने सरकार को पूछते, सरकार की जमीन पे अतिक्रमण किया क्या जी, जो है सरकार को पूछने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ठीक है। हरीश माथुर जी बोल रहे हैं। ठीक है, आशीष सहनी जी कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। देखिए, पहले तो मैं जो ये सज्जन है इनको जानता नहीं हूँ कौन है, पहली बात समझा हूँ, और लेकिन इनके विचार सुन के मिले हैं कि लग रहा है कि ये असंवैधानिक व्यक्ति है। जिस व्यक्ति को इतनी तमीज ना हो कि रोहिंग्या बता रहा है, मुझे जरा बता देना, नाम बताया ना एक रोहिंग्या का कौन रहता है देहरादून में?
एक मिनट पहले सुन लीजिएगा, और आप भी थोड़ा शब्दों का नहीं, चयन आप उन्होंने आपके लिए नहीं कहा है, आपके लिए पर्सनली नहीं कहा, और लेकिन उन्होंने आपके लिए पर्सनली नहीं कहा, आप उनके लिए पर्सनली कह रहे हैं, ये समझिए। इन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग रोहिंग्या और बांग्लादेश पार्टी के लिए कहा है, आपके लिए पर्सनली नहीं कहा, आप पर्सनली कह रहे हैं उनको। नहीं तो हम पार्टी तो है और कौन है? नहीं, आप पर्सनली कह रहे हैं उनको। ये ठीक है, आप सुन लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह की बकवास कर रहे हैं बैठ के। हो गया सनी जी, क्या लॉजिक है इस बात का? हो गया, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मैखुरी जी। जी मैं यही कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से जिन्होंने अतिक्रमण किया है सरकार को पूछ के नहीं किया है, सरकार को उनके मुआवजे की चिंता करनी नहीं चाहिए। देनी पड़ेगी, सरकार को मुआवजा भी देना पड़ेगा, आवास भी देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? अवैध को क्यों देना पड़ेगा सैनी जी, कैसी बात कर रहे हैं? वो इस देश के लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, आपको आवास देना पड़ेगा इस देश पर। उनका जिसने अवैध अतिक्रमण किया है, जिसने अतिक्रमण किया है, क्या बात कर रहे हैं? जिसने अतिक्रमण किया उसको क्यों देंगे? पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, देना पड़ेगा। वो इस देश के लोग हैं और इस देश की संपत्ति पर उनका पूरा अधिकार है रहने का। संपत्ति पर अधिकार है लेकिन अतिक्रमण का अधिकार नहीं है। ठीक है, फिर भी एक अच्छा मेरे आपसे रिक्वेस्ट, पहले बात पूरी सुन लीजिए, मैं फिर आप ही के पास आ रहा हूँ सनी जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जी रवि जी मैं ये कह रहा हूँ जिन्होंने पैसे दे के जमीन खरीदी उनको तो सरकार मुआवजा दे, उनको हटा रही तो 1-1 इंच का मुआवजा दे, और जो वर्तमान रेट है उनके दे। लेकिन जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा वो तो अपराधी है, उन पे तो मुकदमे कायम करे सरकार, और ये होना चाहिए। अब जाके ये कार्यक्रम होगा। और असल में क्या है कि ये मतलब उनके साथ जो है मतलब वोटों के लालच में उनके साथ खड़े नहीं होना है, बस इतना सा हमारा कहना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैखुरी जी। आशीष संजय आ रहा हूँ आपके पास, आता हूँ, यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चर्चा हमारी जारी है और जिस तरीके से लैंड बैंक प्रस्तुत करने के आदेश दिए, लेकिन इस बीच जो अवैध अतिक्रमण हुआ है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। सरकार इस पर कैसे निपटारा करेगी, विपक्ष भी इस पर क्या कुछ कह रहा है, उस बात की चर्चा जारी है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर आप आज बात कर रहे हैं देहरादून में 2 प्रस्तावित एलिवेटेड रोडों की, रिस्पना और बिंदाल नदी से जिनको बनना है, और इस पर सरकार का ये दावा है कि हम बहुत जल्द ही इस पर काम शुरू कर देंगे, जिसके लिए कागजी कार्रवाई, फिजिकल जो यहाँ पर सर्वे है, फिजिबिलिटी सर्वे, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर अब कर दी गई हैं, और कुछ जब लैंड बैंक जैसे जो चीज़ें हैं उनको लेकर अब यहाँ पर आगे काम बढ़ रहा है। इस पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। आशीष सैनी जी अब आ रहा हूँ आपके पास। अब बात आई यहाँ पर एक कि जब आप इन रोडों का यहाँ पर शुरुआत करेंगे तो इन नदियों के किनारे बसे हुए वैध और अवैध यहाँ पर इस सरकार को देखना है। इसको लेकर क्या स्टैंड है कांग्रेस का, क्योंकि इसमें तो कई संरचनाएं आ रही हैं। अब आप अपनी बात को पूरी रखिएगा। जी धन्यवाद आपका। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रस्ताव पारित किए गए एलिवेटेड हाईवे बनाने के, हमने कहा कि हम उनके साथ हैं और जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो की जाए। लेकिन अभी मैखुरी जी ने जो बात बोली वो मुझे बिल्कुल भी तर्कसंगत और संवैधानिक नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट बात रखी है, यदि सरकारी जमीन पर कोई रहने के लिए, अपना घर बनाने के लिए या झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहा है तो संबंधित क्षेत्र के अधिकारी की जिम्मेदारी है कि उसको आवास बनाकर उसका पुनर्वास करे, उसके बाद वहां पर कोई प्रोजेक्ट लाए। क्योंकि इसका कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि वो देश के नागरिक है और इसलिए उनको रहने का अधिकार है, वो दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी यही बात कही गई है। तो यदि आप कहीं पर अतिक्रमण हटा रहे हैं, आपको मालूम है ये लोग जमीन के मालिक नहीं है लेकिन वहां रहते आए हैं, तो नगर निगम और जो केंद्र सरकार है वो मिलकर उनको एक आवास दे। लेकिन जिस भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या, मुझे लगता है ये नागपुर में पढ़कर आए हैं और वहीं से नहीं ये शब्द मिलते हैं। देहरादून के अंदर कहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं जरा बताने का कष्ट करें, और यदि इनके पास लिस्ट है तो मुख्यमंत्री जी को और देश के गृह मंत्री को देकर आए। लेकिन एलिवेटेड पर आप ये बात ना कहें कि विपक्ष विरोध कर रहा है, ये झूठ बोलेंगे तो मुझे सख्त आपत्ति रहेगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इन्होंने कहा पुनर्वास की, जिन लोगों के आवास वहां से हटाए जाएंगे, आवास चाहे वो कैसा भी, उसका मूल्यांकन जब होता है तो इस आधार पर होता है कि सड़क की कितनी चौड़ाई की सड़क पर उसका घर है, उसकी वैल्यू क्या है, बाजार कीमत क्या है। भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत सब चीजें स्पष्ट है। तो भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत ही आप उनके आवास को वहां से हटाइए और वहां पर बहुत सुंदर एलिवेटेड हाईवे बनाइए। लेकिन इस तरह की भाषा अगर आप राज्य के नागरिकों के प्रति या देश के नागरिकों के प्रति करेंगे तो निश्चित रूप से विपक्ष की आपत्ति रहेगी। ठीक है प्रभा जी, आपसे सवाल ये है, जिन बस्तियों की हम बात करें कि जो लोग वहाँ पर बसे हुए हैं, अगर उनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके दूसरी जगह पर भी घर हैं और उनके पास ज़मीनें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर रह रहे हैं,
उस समय कह सकते हैं कि जो अतिक्रमण किया हुआ है कि नहीं, इसको नहीं छोड़ेंगे। या कई लोग ऐसे भी हैं जो सूचना है कि लोगों ने वहां पर किया और उसके बाद किराए पर उन मकानों को दे दिया। दूसरी तरफ वहां पर ऐसे लोग भी हैं जिनके पास वाकई में कहीं पर न है न कोई दूसरा घर है। ऐसे लोगों को आप प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका आपने समय बढ़ा दिया, तो दे दीजिए उनको प्रधानमंत्री आवास, क्या दिक्कत है? और जिन लोगों के पास दूसरी जगह जमीन है उनको हटा दीजिए वहां से। देखिए रवि जी, इस बारे में ये कहना चाहूँगी मैं कि इससे पहले भी जब झुग्गी झोपड़ियों की बात आई थी, चलो आज तो एलिवेटेड के रोड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है ना। हाँ, तो उसमें ये था कि निश्चित तौर पर जब ये एलिवेटेड रोड बनेगी तो क्योंकि जमीन अधिग्रहित भी करनी पड़ेगी और वहां पर झुग्गी झोपड़ियां भी बनी हुई हैं। लेकिन ये सरकार का पहले ही इसमें क्लियर स्टैंड है कि जो झुग्गी झोपड़ियां वहां पर बनी हुई हैं उनको पहले या तो पहले स्थानांतरित किया जाएगा, उनके लिए पहले आवास की व्यवस्था की जाएगी, वहां पर उनको शिफ्ट किया जाएगा, बिना उनको आवास दिए उनको वहां से निकाला नहीं जाएगा। दूसरा ये है कि अभी भी एनजीटी के उससे आया था कि जब ये बाढ़ वगैरह आ जाती है, निश्चित तौर पर उनकी सेफ्टी भी देखनी होती है सरकार को कि जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वो ऐसे ऐसे एरियाज में वहां पे बस गई हैं, तो वो अतिक्रमण भी कहीं पर हुआ है, क्योंकि नदियों के किनारे पर भी कुछ एरिया निश्चित होता है कि उसके बाद को नदी के मुहाने पर आप घर नहीं बना सकते हैं। अगर अचानक बाढ़ आ गई तो फिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? फिर अगर वो झुग्गी झोपड़ियां वहां पर हैं तो उनके वहां पे हाइजीन का ध्यान रखना, स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है, समय समय पर वहां पे कैंप भी लगाए जाते हैं, ये भी निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जब ये कोर्ट का भी अभी आदेश आया था झुग्गी झोपड़ियों के बारे में, तो सरकार ने यही कहा था कि 2016 से पहले वहां पे कुछ घर निश्चित चिन्हित किए गए थे वहां पर कि जो घर उससे पहले बने हैं उनको नहीं हटाया जाएगा, और उसमें भी कुछ घर ऐसे थे, मुश्किल से 7 या 8 घर ऐसे थे कि जिनको हटाए जाने की बात थी। लेकिन फिर भी सरकार ने यही कहा था कि इनके लिए या तो स्थानांतरित करके जब तक इनके घर नहीं बन जाते हैं किसी भी झुग्गी झोपड़ी को वहां से नहीं हटाया जाएगा, उनको घर की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जब ये जमीन, मेरे को लगता है ब्लड ये जो हम कर रहे हैं लैंड बैंक की बात कर रहे हैं, ली जाएगी, तो निश्चित तौर पर उससे पहले इनके कहीं ना कहीं स्थायी आवास की व्यवस्था की जाएगी। अब ये देखिए, ये तो रवि जी मैं कहूंगी मानकों के ऊपर बात है कि अतिक्रमण किया है, किसका अपना घर है, किसने रेंट पे दिया हुआ है, वो तो अब सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कहां पर कौन सा नियम और कानून उनको फॉलो करने पड़ेंगे। तभी तो आप एलिवेटेड बना पाएंगे, वरना यही पेज फंस जाएगा। ये तो करना पड़ेगा ना आप लोगों को। देखिए रवि जी, निश्चित तौर पर करना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने आपको कहा है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि जितनी हमने, क्योंकि इससे पहले भी झुग्गी, जब भी कोई इसमें हम कहते हैं कि लैंड की बारे में जब भी बात आती है तो वहां पे झुग्गी झोपड़ियां हैं, तो वहां से हमें जमीन भी लेनी है, तो उन्होंने इसीलिए सख्त निर्देश दिए हैं कि जितना डिले इस काम में होना था हो गया। डीएम के सख्त निर्देश है कि सारे विभाग के अधिकारी अब मेरे ऑफिस में बैठेंगे, यहीं बैठ के चर्चा होगी। आपने बार-बार सख्त निर्देश है, इस पर आशीष जी बड़े आपत्ति भी जता रहे थे। नहीं, देखिए सख्त निर्देश तो देखिए, अगर किसी काम में मुख्यमंत्री जी के निर्देश को मानता नहीं ना, मुख्यमंत्री जी के निर्देश को मानता नहीं है तो सख्त निर्देश देने पड़ते हैं। ये कहते हैं कि ये काम देरी से हो रहा है, स्मार्ट सिटी नहीं बन रही है, तो अभी तो हमारे जो स्मार्ट सिटी का ये बता रहे थे कि बजट लैप्स हो रहा है, लेकिन शायद इनको सख्त निर्देश देंगे तो हो जाएगा। 2000 करोड़ रुपए वापस भी ले लिए गए हैं, और उन्हीं जो पैसे वापस लिए हैं उन्हीं से सड़क का काम भी अब हो रहा है, लाइट्स भी लग रही हैं, सीसीटीवी भी लग रहे हैं, तो उसकी भी जानकारी इनको होनी चाहिए कि जो हमारे डीएम है या जो प्रशासनिक अमला हमारा है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने उस बजट को लैप्स नहीं होने दिया है। बजट से नहीं लग रहे हैं, नहीं, अलग से भी 5000 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए हैं, लेकिन जो डीएम ने अलग से स्मार्ट सिटी का जो लैप्स हो रहा था बजट, उससे भी उन्होंने 2000 करोड़ रुपए लेके जो सड़क का चौड़ीकरण का काम चल रहा है हमारा राजपुर रोड की तरफ, उससे वो सब चीजें की जाएंगी। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी थी कि उस बजट को हमने लैप्स नहीं होने दिया। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई बहुत आवश्यकता हमारी देहरादून, हम कहेंगे जिस प्रकार से यातायात बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो अगर उसमें कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि ये हमारा प्राथमिक कार्य और इसमें कहीं भी डिले हो रहा है, अब तक ठीक है, और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमारी जो रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही थी, हम कार्य चल रहे हैं, आप लीजिए मोहंड की तरफ जो कनेक्टिविटी चल रही है, तो उस पर इनका क्या कहना है? वो कार्य भी तो हो रहे हैं। इन नदियों के आसपास जो बसावटें हैं, ये कितना चुनौती है सरकार के लिए? देखिए रवि जी, मैं कहूंगी चुनौती इसलिए है जब तक उनके लिए स्थायी, मैं ये कहूंगी, आवास है वो नहीं दे दिया जाता, तो चुनौती है भी और नहीं भी। जो लोग यहाँ पर अतिक्रमण करके रह रहे हैं, जिन लोगों ने कोई जमीनें खरीदनी है, उनका क्या करेंगे आप लोग? जी रवि जी, अगर अतिक्रमण है उसके लिए तो हमारी सरकार पहली कहा है कि 0 टॉलरेंस है अतिक्रमण के लिए, लेकिन जो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियां हैं उनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सरकार ने कहा है कि उनको हम स्थायी आवास देंगे। अब उसके लिए क्या मानक तय किए जाएंगे, उसके लिए क्या नियम कानून होंगे, वो आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा। लेकिन आशीष सैनी जी,
जी आप रखिए अपनी बात। देखिए रवि जी, मैं एक चीज इंक्लूड करना चाहता हूँ। जब ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो पहले तो पूरे देश में ऐसा लगता है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तो बंद हो चुका है, वो उसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है। देहरादून में हो जाती है बात, बाकी कहीं और नहीं है। लेकिन हरिद्वार तक गंगा नदी के किनारे कई जगहों पर अतिक्रमण है। हर साल बाढ़ भी आती है बिल्कुल है। और बड़ी बड़ी आपदाएं भी आने की आशंकाएं रहती है। तो गंगोत्री से गंगा सागर तक उत्तराखंड में बहने वाली सभी नदियों के किनारों पर जो अतिक्रमण है उसमें सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये छोटे से अतिक्रमण को तो ये कर सकते हैं, पूरा ये आसान काम है। इसमें कुछ ही लोग होंगे जिनको ये काम कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो सरकार जो अतिक्रमण पे जीरो टॉलरेंस की बात करती है वो हवाई बात है। 900 करोड़ से ऊपर का बजट आ गया है कि जब पिछली बार आपदा आई थी ज्योतिर्मठ में, उनके लिए जितने भी वहां पे भूकंप आया था लैंडस्लाइड से, उनको पुनर्स्थापना के लिए भी उसके लिए बजट दे दिया गया है। और कल बद्रीनाथ धाम के हमारे कपाट खुले हैं, उससे पहले ही आज प्रधानमंत्री मोदी की ये सौगात राज्य के लिए आई है और वहां पे उन्होंने पुनर्स्थापना के लिए, उनके मकान बनाने के लिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, आप देख लीजिएगा। और ये स्पेशल उन्होंने कहा है कि वहां पे सुविधाएं दी जाए, वहाँ पे जल भराव हो जाता है, उसके लिए भी उन्होंने कहा है निकासी की व्यवस्था के लिए भी दिए जाए। प्रभाजी, मेरा छोटा सा सवाल है, आप ये बात सुन लीजिए, उसके बाद मेरा छोटा सा सवाल है, अगर उनको क्या गंगा जी के किनारे वाले अवैध अतिक्रमण में उन्होंने अलग से उसके लिए कहा है कि प्रावधान किए जाए। आप ट्रैक से बाहर हैं, अभी समस्याओं का उन्होंने जिक्र किया है और आप इसको देख लें। ये तो मुख्यमंत्री जी बोलते रहते हैं, इसको कोई बजट भरोसा आज नहीं। ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैंक्शन किया है, तो ये बहुत ही, मैं कहूंगी कि हमें उपलब्धि है। अभी सवाल नहीं सुनेंगे ना, ये तो खाली अपना भाषण पढ़ के आइए, याद करके आइए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मान लिया, इन्होंने साइड में पूरा पन्ना रखा हुआ है, उसे पढ़ रही ज्यादा चिंता हमें उन लोगों की है। साइड में पूरा पन्ना रखा हुआ है, उसे लगातार पढ़ रही है, उसमें उसकी उठा के पढ़ दिया उन्होंने। इनका सवाल और जवाब बताई दीजिए। ठीक है प्रभा जी, अब सुन लीजिए, सवाल भी सुन लीजिए, विपक्ष को भी सुन लीजिए भाई। ठीक मेरा है, सवाल ये है सर, रवि जी मेरा सवाल ये है कि गंगा जी के किनारे, यमुना जी किनारे अथवा किसी भी प्रमुख नदी किनारे जो पहाड़ों में लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, उनके पुनर्वास की प्रभारी कर देती है। तो बिंदाल में और ये जो रिस्पना नदी के किनारे जो बसे हैं, इन लोगों की क्या गलती है? इनको भी आप बचा दीजिए, इतना ही तो सवाल है बस। अब उनको ये मैथुरी जी बता रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी, अब ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी सीधे रिस्पना पुल पे कैसे आ गए? कारगी चौक हमारे नजदीक में ही है, आपको शायद पता नहीं है, रातों रात वहां पर ऐसी ही घटना घटी थी। सारे रिपोर्टर्स ने वो रिपोर्ट कवर की थी, शायद आपको ना पता हो। वहां पे रातों रात टेंट आ गए थे, लाइट की व्यवस्था हो गई थी। जब वहां पे पत्रकार पहुंचे थे तो पता चला कि उनको यही नहीं पता कहां से आधार कार्ड बन गए, राशन कार्ड बन गए। तो आप ये कह दें एकदम से कि नहीं आप किस समय की बात कर रही है? आप किस समय की बात कर रही है? बता दें। आप मानते हैं कि कुछ अवैध घुसपैठी, डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो वो डेमोग्राफी नहीं, प्रभाजी मान रहे हैं कि इनकी सरकार इनकी सरकार के होते हुए आप मानते हैं तो फिर 2017 से तो आपकी सरकार है, से भी बांग्लादेशी आ सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन सी घटना आपकी सरकार है ना, आप तो अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 17 से तो आपकी सरकार है, फिर आपका फिर इंटेलिजेंस कहाँ है? हटाइए उन्हें। देखिए रवि जी, जिस प्रकार ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम बांग्लादेशी नहीं आ सकते, तो देश में अगर हम अचानक एक प्रस्ताव लेके आते कि जितने भी अभी पहलगाम की घटना हुई, अभी ये अचानक 100% लेके आई है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आपका साथ देने का वादा किया है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर हमारी स्पष्ट राय है, हम आपके साथ खड़े हैं। मैखुरी जी ने बिल्कुल प्रभाजी मुझे एक बात बताइए, जो बांग्लादेश की राष्ट्रपति गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पर पिछले कई महीनों से बैठी है, वो घुसपैठ है या घुसपैठ नहीं है? ये कहते हैं कौन से पाकिस्तानी नागरिक हमारे देश में रहते हैं? ठीक है, दीपा राव जी के पास चलते हैं। राव जी, अब जो जिन बसावटों की बात हो रही है, वो बसावटें कितनी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं? रवि जी, जब से ये प्रदेश बनाए 9 नवंबर 2000, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, या तो एक पक्ष सत्ता में रहा है, एक पक्ष विपक्ष में रहा है। और अगर 9 नवंबर 2000 के बाद, मालूम था सैनी जी ये जरूर कहेंगे, 9 नवंबर 2000 के बाद नहीं, 9 नवंबर 2000 के बाद निश्चित रूप से, तभी तो हमें एक सांपना तो एक नारना नजर आता है जब हमें आप लोगों की नीतियां देखी है। लेकिन देखिए, जब कोई सत्ता में रहा हो, कोई विपक्ष में रहा हो, और आज हम चर्चा कर रहे हैं अवैध निर्माण का, अवैध कब्जों का, ना हम यहाँ की नदियां बचा पा रहे हैं, ना जंगल की जमीन बचा पा रहे हैं, ना सरकारी जमीन बचा पा रहे हैं, चाहे वो नगर निगम की हो या किसी और सरकारी विभाग की हो। एलिवेटेड में कितनी दिक्कतें आ सकती हैं? बसवाया किसी ने, वही दिक्कतें आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी।
देखिए जब 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 वहाँ के दोनों लोगों को हटाया जाएगा तो जो एलिवेटेड रोड बनेगी और वहाँ के लोगों को हटाया जाएगा, जिस स्वरूप में हटाया जाएगा, वो सरकार का निर्णय होगा। लेकिन सरकार को ये दिक्कत आने वाली है। सरकार कह रही है हमने पूरी प्लानिंग कर ली है। देखिए अगर कर ली होगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप भी यही और हम भी यही हैं। हम तो चाहेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि उनको पुनर्वास कर दिया जाएगा, तो पुनर्वास करने की जो नीति है वो बताएंगे। और अगर कह रहे हैं कि सरकार पूरा होमवर्क करके ही सरकार ने ये कदम उठाया है कि वो एलिवेटेड रोड दोनों तरफ बनाने वाली है, चाहे बिंदाल का हो या रिस्पना का हो, तो निश्चित रूप से स्वागत होना चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम क्या कह रहे हैं, यानी पहले आप सरकारी जमीन में, नदी नालों में, सरकारी जमीनों में, जंगलों में या जो भी उससे संबंधित हो, पहले आप अवैध निर्माण करिए, फिर सरकार जब हटाएगी तब आपको वैध मकान मिल जाएंगे। क्या हम इस पॉलिसी में काम कर रहे हैं? ये समस्या आज की नहीं है। यदि शुरुआत में ही जब कोई बस्तियां बसती हैं, शुरुआत में ही मेरा जो पूछने का प्रश्न था रवि जी, ये था कि जब सत्ता में कोई भी रहा हो और ये बस्तियां बस रही थी, तो इनके विधायक क्या गांधारी बन चुके थे कि अपने अपनी पार्टियों की पट्टियां इन्होंने आंखों में बांध ली थी और बस्तियां बसने दी? मुंह बधिर हो गए थे क्या? आज उस समस्या को समाधान कर रहे हो पार्टियां। समस्या यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस में कुछ लोग विधायक जीत रहे थे, तो यही वो लोग थे जो उनको बम्पर वोटों से जिताते थे। फिर समय बदला, उन्होंने दल बदला, फिर वही लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनने लग गए। तो किस मुंह से उनको बोलते कि यहां से हट जाओ या यहां से निकल जाओ कुछ पॉलिसी में? हमाम में ये पूरी तरह से जनता के सामने साबित हो चुका है कि ये दोनों पार्टियां एक जैसी हैं और उसी का खामियाजा ये आज इस प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। और यदि सही तरीके से पुनर्वास हो जाता है तो किसको दिक्कत है? सरकार का एलिवेटेड रोड बन जाएगी, उसका जो उपयोग होगा, उसका जो फायदा होगा, यहाँ के लोगों को ही होगा। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से सरकार अगर होमवर्क करके आई है तो हम स्वागत करेंगे इस बात का। और भविष्य में देखा जाएगा कि सरकार कितना सच और कितना झूठ बोल रही है। ठीक है मैखुरी जी, क्या समाधान है इसका? समाधान तो यही है कि सरकार जो है ना, एक नदी कंट्रोल एक्ट है, उसमें यह है कि नदी के दोनों पाटों पर 50-50 मीटर तक आप कुदाल भी नहीं लगा सकते। अतिक्रमण करना तो दूर की बात है। और 50 मीटर के बाद यदि आपने कुछ करना है तो आप इन्फॉर्मेटिव करेंगे, मतलब डीएम को पहले परमिशन लेंगे कि मैं इस काम को यहाँ पे कर रहा हूँ 100 मीटर तक। तो ये है नदी साइट कंट्रोल एक्ट। और वो नदी साइट कंट्रोल एक्ट जो है वो नाले और खाले पर भी लागू होता है। देहरादून में आधा से ज्यादा जमीन नाले खाले की है जिन पे अतिक्रमणकारियों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। अब ये तो वही बात हुई कि भाई पहले सरकार की जमीन कब्जाओ और फिर मुआवजा मांगो। तो ऐसे तो सारे प्रकार, मतलब सारे पार्क, सारे ऑफिस, कल को कोई भी कब्जा देगा तो ये तो उनको बढ़ावा देने वाली बात है कि साहब इनका तो हक बनता है, इनको देना ही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। गंगोत्री से हरिद्वार तक शुरू कीजिए गंगा अभियान को, फ्लड जोन किसने आप रोका है आपको? उन लोगों के पेट में तो मरोड़ उठेगा ही जिनके कार्यकाल में, जिनकी सरकारों में करोड़ों बांग्लादेशी भारत पे कब्जा कर चुके हैं, जिनकी सरकार ये आपको सपने में आए क्या सब लोग? भारत में मैखुरी जी सपने में आए क्या आपके बांग्लादेशी? जिनकी सरकार में भूलपुरा नहीं, ये सपने में आए क्या आपको, ये बताओ पहले। भूलपुरा में मैखुरी जी ये सपने में आते हैं क्या आपको? मैं कह रहा हूँ ना, गंगोत्री से शुरू कीजिए, हरिद्वार तक हटाइए अतिक्रमण 300 मीटर तक। कौन रोक रहा है आपको? गलत है वो हटना चाहिए। मैखुरी जी ये बात सार्वजनिक रूप से कह दीजिए कि आप इसको हटाने की तैयारी कर रहे हैं। कहिए जरा एक बार। पिछली बार खाना फूका था, आप गंगोत्री से हरिद्वार तक की बात क्यों नहीं कर रहे? आप इसको ना 100-200 मीटर को लेकर बैठे हो। ये तो हट जाएगा, कोई बात नहीं। ये काम सरकार का है और इस पत्रकार के तौर पर कह रहे हैं। सुन लीजिए उन्हें, सुन लीजिए सैनी जी, सुन लीजिए, आ रहा हूँ आपके पास। मैखुरी जी बात पूरी कीजिए। नहीं, ये बार-बार मैं ये कह रहा था कि मतलब उन लोगों के पेट में तो मरोड़ हो गई, हमें घुसपैठ हुई है पूरे देश में ना। हमारी सरकार में कोई घुसपैठ नहीं हुई है, जो बाहर करना भी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। और देहरादून में भी इसी तरह के यदि कोई मामला है, क्योंकि पिछले दिनों ये उठा था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो यदि कोई मामला इस तरह का है तो सरकार तो ये पता करे कि कब से कब्जा है और तब से तब तक का अर्थदंड भी वसूल करे। मुआवजा देने की तो बात दूर है।
नियम तो ये है कि अर्थदंड भी वसूल होता है ना उस पे, कि आपने इतने सालों तक सरकारी भूमि कब्जाए रखी, लगता है तो उस पे अर्थदंड का भी पूंजीवाद से प्रावधान है, प्रभावित है, तो वो करना पूंजीवाद चाहिए। से प्रभावित है। इनकी मानसिकता पूरी तरीके से संविधान विरोधी है, नियम विरोधी है। ऐसा क्यों ये लगता है सुप्रीम आपको? कोर्ट के आदेश को नहीं मानते, ये हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। मतलब इन्होंने अपनी तानाशाही वोट के चला रखी एंगल है। से मेरा आप दृष्टिकोण जरा- नहीं है, आप जरा संविधान के मुझे एंगल से हमारा गंभीरता से दृष्टिकोण है। ठीक है, ठीक है, ठीक हरिद्वार है, तक ठीक की है मैकुरी जी, बात ठीक है, करिए ना। ठीक है। सैनी जी जल्दी फाइनल कमेंट रखिए अपना, सैनी जी। नहीं, मेरा केवल एक कमेंट है कि जो मैकुरी जी हैं, इन्हीं को मैं प्रभा जी से करूंगा कि मुख्यमंत्री जी तक मेरी मांग पहुंचाए, इन्हें मैकुरी जी को ही अतिक्रमण हटाओ अभियान का संयोजक बनाया जाए पहले, क्योंकि इनके सपने में बांग्लादेशी आते हैं ना, मालूम है कौन बांग्लादेशी है। ठीक है, परवा जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए रवि जी, जो हमारा आज का मुद्दा था एलिवेटेड रोड के विषय में, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्राथमिक विषय है और उन्होंने इस पे शीघ्र से शीघ्र इसको धरातल पर लाने का, जो मैं कहूँगी, आदेश दे दिए। और माननीय जिलाधिकारी ने जिस प्रकार सभी अधिकारियों की बैठक ले ली है और 3 दिनों के अंदर समय सीमा भी तय करने के साथ कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये धरातल पर शुरू हो जाना तीसरा दिन चाहिए। कल है जी हाँ जी। तो मुझे लगता है कि ये तुरंत हम सब देहरादून वासियों के लिए बहुत जल्दी ये अच्छी खबर आने वाली है कि एलिवेटेड रोड हमारा शुरू हो गया और इससे निश्चित तौर पर हमें यातायात का जो बहुत ज़्यादा दबाव हमारे देहरादून में है, राजधानी है, तो निश्चित तौर पर हमको निजात मिलेगी और हम सबको इसके बहुत सारे फिर फायदे होंगे। ठीक है, और ये देखना है कि कब तक सरकार इसको धरातल पर उतार जी पाएगी। बिल्कुल, मेरे को लगता है बहुत जल्दी ही धरातल पर यह प्रोजेक्ट आएगा, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार किसी चीज के लिए ठान ली है तो हमने देखा है धाकड़ धामी जी हैं जो एक बार सोच लेते हैं वो काम जल्दी से जल्दी धरातल पर हम देखते हैं उसे। वो सख्त निर्देश भी देते हैं। ठीक है, दीपक राव जी। देखिए, निश्चित रूप से अगर ये एलिवेटेड रोड समय पे पूरी होती है तो ये इस प्रदेश के लिए और प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी, क्योंकि अब समय की मांग ये है कि जिस प्रकार से लगातार जो गाड़ियों का बोझ है वो हमारी सड़कों पे पड़ रहा है, उसके जो दुष्परिणाम है वो लगातार आप राजधानी में देखे जा रहे हैं कि आप सही समय पर अगर आप घर से नहीं निकले तो आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है और अगर समय पे ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के लिए और विशेष रूप से देहरादून राजधानी के लिए बहुत अच्छा है। ये महत्वपूर्ण है कि समय पर अगर सारी चीजें होती हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो चुनौतियां उससे सरकार को ही निपटना है और सरकार इसके लिए कोई ना कोई योजना या उस पर काम कर रही होगी। प्रभा बंदोनी जी, दीपक रावत जी, आशीष सैनी जी, हरीश मैकुरी जी, आप बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए। दरअसल देहरादून में एलिवेटेड रोड की जो बात है वो बहुत पुरानी है और बहुत पहले से, कई वर्षों से हम इसे सुनते आ रहे हैं। सिंचाई विभाग ने भी इस पर एक सर्वे किया था और तब भी ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द इसे धरातल पर उतार लिया जाएगा। लेकिन इस बीच इस वक्त ये हुआ कि मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जिलाधिकारी ने भी इसको लेकर क्या लैंड रहेगी, किस तरीके से यहाँ पर संरचनाएं आ रही हैं, मुआवजा क्या दिया जाएगा, कौन से इसमें जिस तरीके से अतिक्रमण की बात आई है उन्हें किस तरीके से दूर किया जाएगा, इसको लेकर धरातल पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में उम्मीद मानी जा सकती है कि देहरादून में जो एलिवेटेड रोडें प्रस्तावित हैं, एक रिस्पना नदी पर, एक बिंदाल नदी पर, वो उसका काम जल्द धरातल पर उतर सकता है। और यकीन मानिए कि अगर ये एलिवेटेड रोडें बनती हैं तो शहर की खूबसूरती भी इस पर और बढ़ेगी और साथ ही साथ लोगों को सबसे बड़ी जो समस्या है जाम, उससे मुक्ति मिलेगी, ऐसा जो है उम्मीद की जा सकती है। क्वेश्चन आवर में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।